हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 22। ये चैप्टर 22 जो है ये सोशोलॉजी का है, जिसमें हम आज बात करेंगे समाज और वातावरण। कहते हैं ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के हो जिनके पास एनसीईआरटी बुक और उन्होंने सोशोलॉजी का जो है टॉपिक लिया हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए भी ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस टॉपिक में जो हम आज करेंगे समाज और वातावरण के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे और इसको एनालाइज भी करके देखेंगे। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हमारा जो टॉपिक है अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जो हम करेंगे पर्यावरण का अर्थ। आखिर पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? क्या पर्यावरण के बिना हम जीवित रह सकते हैं? अगर जीवित नहीं रह सकते तो हम जो पर्यावरण को नष्ट करते चले जा रहे हैं, तो इसका हमारा जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पर्यावरण का प्रभाव सिर्फ जीव जंतु पे ही पड़ेगा, इंसानों पे नहीं पड़ेगा? तो इन सब बातों को जो है जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं पर्यावरण जो है प्रत्येक इंसान, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जीव के लिए जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है। लेकिन फिर भी इंसान जो है पर्यावरण को जो है तहस नहस करते चला जा रहा है और कहते हैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी भी मार रहा है। लेकिन पर्यावरण कई मानने में हर एक जीव जंतु को इम्पोर्टेंट रहता है। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर जो पर्यावरण का अर्थ है, तो क्या है अर्थ? कहते हैं पर्यावरण को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा तथा विषय के अनुसार भिन्न रूपों में एवं दृष्टिकोणों से देखा गया है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं, पर्यावरण जो है विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों के अपने जो है देखने का अपना नजरिया है। यह बात निश्चित रूप से सही कही जाती है कि पर्यावरण एक संपूर्ण इकाई है, जिसका संगठन भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक घटकों की जो निर्धारित क्रियाओं द्वारा ही संभव होती है तथा ये अनेक रूपों में व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से आपस में जुड़े हुए होते हैं। यानी देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं और इसी जुड़ाव की वजह से वो पर्यावरण में बने हुए भी हैं। अगर पर्यावरण उनको स्वीकार नहीं करता है तो वो जीवित रहना उनके लिए संभव नहीं है। कहते हैं भौतिक अगर घटक देखा जाए, जैसे प्रकाश, भू संरचना, जल स्रोत, जलवायु, मिट्टी, चट्टान एवं खनिज, तो ये भौतिक घटक के अंतर्गत आता है जो पर्यावरण में मौजूद है। मानववास जो परिवर्तनशील स्वरूप इसके अवसरों के साथ साथ इसकी सीमाओं का भी निर्धारण करता है। कहते हैं जैविक घटक जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मानव, ये सारे के सारे जो होते हैं जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैव मंडल की संरचना करते हैं, यानी जैव मंडल देखा जाए तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव द्वारा संरचना बनाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है पर्यावरण की सबसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर ये पर्यावरण से अगर नष्ट कर दिए गए तो इंसान भाई नष्ट हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव आते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो है पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटक में से माना जाता है। जैव मंडल की संरचना करते हैं और सांस्कृतिक घटक जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सारे के सारे जो होते हैं सांस्कृतिक घटक होते हैं। कहते हैं अगर बात यहाँ पर हम करें तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके समक्ष आया है। इसमें भौतिक घटक याद रखना दोस्तों कि प्रकाश, भू संरचना, जल स्रोत, जलवायु, मिट्टी, चट्टान एवं खनिज के अंतर्गत आता है। अगर जैविक घटक हम देखें तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव आ जाता है। अगर बात करें सांस्कृतिक घटक के तो इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो है मूलभूत आते हैं। तो ये तीनों के तीनों घटक जो है पर्यावरण की संरचना करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मौलिक रूप से मानव निर्मित लक्षण जो सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है, यानी मानव निर्मित जो होते हैं आर्टिफिशियल, जो पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं।
देखा जाए तो पर्यावरण शब्द अंग्रेजी शब्द जो है इन्वायरमेंट का ही हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरन से हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिवेश या आसपास अथवा चारों ओर से। यानी पर्यावरण का मतलब ही हुआ हमारे सराउंडिंग, यानी ओवर सराउंडिंग जो भी जीव जंतु होते हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक जो है पर्यावरण के प्रकार। अब देखिए, सबसे पहली बात तो हमने उसी घटक की बात कर लिया, तो अब जो है पर्यावरण के प्रकार के विषय में जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। कहते हैं पर्यावरण भौतिक और जैविक अवधारणा है, जिसके बारे में अभी चर्चा भी हमने किया था, ठीक है, जिसमें पृथ्वी के दोनों घटक सजीव तथा निर्जीव शामिल होते हैं। अंत मूलभूत संरचनाओं के आधार पर पर्यावरण के दो मुख्य जो है भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो यहाँ बताया गया है कि भौतिक अथवा निर्जीव वातावरण, यानी निर्जीव होते हैं जो जीवित नहीं होते हैं। एक होते हैं जैविक, जो सजीव वातावरण कहलाते हैं, यानी उस सजीव के अंतर्गत आता है जो जीवित होते हैं। कहते हैं अगर भौतिक लक्ष्य तथा अवस्था के अनुसार निर्जीव अथवा भौतिक वातावरण को पुण्य 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है स्थल मंडल, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। उसके बाद आता है जल मंडल, जो हम जल स्रोत कहते हैं, और वायुमंडल जो गैस होता है। यानी अगर देखा जाए तो भौतिक या निर्जीव वातावरण के अंतर्गत जो पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग है, इसको 3 घटक के रूप में जो है बांटा गया है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, क्योंकि इन्हीं से जो है पृथ्वी का जो है संरचना तैयार हुआ है। उसके पश्चात हमारे समक्ष मानव तथा पर्यावरण के क्या संबंध हो सकते हैं, यानी मानव तथा पर्यावरण में क्या संबंध रहता है। कहते हैं मानव तथा पर्यावरण के बीच के संबंधों के अध्ययन सदैव सबका ध्यान आकर्षित किया है। मानव तथा पर्यावरण के बीच के संबंध ने मानव समाज की विकास को अत्यंत प्रभावित भी किया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सभी जीवों में मनुष्य सबसे कुशल और सभ्य है। अंततः यहाँ मनुष्य की निम्नलिखित 3 पहलुओं का उल्लेख करना सार्थक होगा, क्योंकि आपको पता ही कि मनुष्य सबसे ऊपर है और मनुष्य ने जो है काफ़ी बुद्धि होती है और हर बात के लिए वो कार्य कुशल में सफल होता है। इसीलिए जो है मनुष्य जो है पर्यावरण के लिए जो है मुख्य रूप माना जा सकता है। कहते हैं अगर 3 बात देखें तो भौतिक मानव जैविक समुदाय का अंग होता है तथा इसी प्रकार इसे अन्य जैविक जन समुदाय की तरह ही भौतिक पर्यावरण के मूलभूत तत्व जैसे हवा, पानी, भोजन तथा आवास आदि की आवश्यकता सदैव बनी रहती है तथा ये अपशिष्टों को जो है पारिस्थितिक तंत्र में विसर्जित करता है। यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको जो है पारिस्थितिक तंत्र में विसर्जित कर दिया जाता है, जो कि पहले पॉइंट के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात दूसरा है सामाजिक मानव, ठीक है, यानी सामाजिक मानव समाज संस्थाओं की स्थापना करता है। यानी सामाजिक मानव जो होता है समाज संस्थाओं की स्थापना करता है और सामाजिक संगठनों की संरचना भी करता है तथा अपने अस्तित्व, हित एवं कल्याण की रक्षा के लिए कानून तथा नीतियां बनाता है, जिससे समाज में जो है सुचारू रूप से जिया जा सके। कहते हैं आर्थिक मानव भौतिक तथा जैविक वातावरण से संसाधनों का कौशल तथा तकनीकी के द्वारा उत्पन्न करता है तथा इसका उपयोग भी करता है। कहते हैं ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक मानव तथा पर्यावरण के बीच जो बदलते संबंधों को निम्नलिखित जो है 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो कहते हैं जो इंसानों में जो बदलाव हुई है उसको कई रूपों में विभक्त किया गया है और कहते हैं मानव और पर्यावरण के बीच जो बदलते संबंध हुए हैं इसके 4 कालखंडों में जो यहाँ पर है विभक्त करने की कोशिश किया गया है। कहते हैं पहला शिकार तथा भोजन संग्रह है, जो कि स्टार्टिंग स्टेज कहा जा सकता है। उसके बाद दूसरे स्टेज में पशुपालन तथा ग्राम्य जीवन है। उसके बाद तीसरा स्टेज में जो है बागवानी तथा खेतबाड़ी कृषि के अंतर्गत आता है और चौथा जो हम आज तकनीकी जो कहते हैं समय काल में है, जैसे विज्ञान, तकनीकी और औद्योगिकरण में है, तो आज चौथी बातों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ पर जो है मनुष्य की तीनों अवस्थाओं को जो है सुचारू रूप से दिखाने की कोशिश किया गया है कि पहले शिकार और भोजन संग्रह करना ही मनुष्य का दायित्व था, लेकिन उसके बाद जब ये सब हो गया तो वो पशुपालन करके ग्राम जीवन अपना व्यतीत करने लगा। लेकिन जब ये भी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई तो वो बागवानी, खेतबाड़ी और कृषि करने लग गया। उसके बाद ये भी खत्म हो गया तो आज जो है मनुष्य सबसे ऊपर आ गया है, विज्ञान, तकनीकी और औद्योगिकरण के जो है अंतर्गत आने लगा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला पॉइंट के अंतर्गत यही बात आता है कि शिकारी तथा भोजन संग्रह काल। कहते हैं ये काल अगर हम देखें तो ये अवधि घोर आदिम जो है मानव से संबंधित था। यानी घोर आदिम मानव था, जहाँ पर वह कहते हैं आदि मानव कह सकते हो, जब वह मुख्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरण का एक हिस्सा था तथा क्रियात्मक रूप से वह एक जैविक मानव तथा भौतिक मानव तथा
क्योंकि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन तथा आवास तक ही सीमित थी। यानी इस समय जो है व्यक्तियों को, मानव को किसी प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ वो दो ही चीज़ को मूलभूत आवश्यकता थे, एक भोजन थे, एक आवास थे, और जो दोनों के दोनों जो है पर्यावरण में ही उनको प्राप्त हो जाती थी। यानी इनको अधिक कष्ट करने की जरूरत नहीं होती थी। मानव तथा पर्यावरण के बीच अत्यंत मैत्रीपूर्ण संबंध था। मनुष्य जो है खाना व दोष यानी ब्राह्मणशील का जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके बाद वह के चरणों में उसने शिकार करना सीखा। आग की खोज जो कि संयोगात्मक खोज थी, क्योंकि आग की खोज जो हुई वो अचानक हुई, इसके विषय में किसी को भी नॉलेज नहीं था। यानी संयोगवश जो कहा जा सकता है कि आग की खोज हुई ने मनुष्य का जो है जानवरों के मांस को खाने से पहले आग पर पकाना सिखा दिया। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आग की खोज तथा साथ ही औजार तथा शस्त्रों की खोज ने मनुष्य को इस योग्य बना दिया कि वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने हितों में कर सके। कुछ लोग ये भी निष्कर्ष निकालते हैं कि आग वह सर्वप्रथम पारिस्थितिकी साधन था जिसका उपयोग मनुष्य ने पर्यावरण को अपने हित में उपयोग करने के लिए किया। इसमें कोई दो राय नहीं। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि अदीम लोग हुआ करते थे, वो कहते हैं जानवरों के जो है मार के कच्चा ही खा जाया करते थे, लेकिन आग की खोज से उनको काफ़ी सुविधाएं मिल गई और उन्होंने जो है भोजन को पका के खाना शुरू भी कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने जो है ईंट पत्थरों के औजार बनाना सीख लिया, जिसकी वजह से वो शिकारी बन गए। तो ये जो था स्टार्टिंग स्टेज था जहाँ पर मनुष्य ने जो है अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरा करने के लिए पूरी तरह से जो है पर्यावरण पर ही जो है निर्भर थे। उसके पश्चात था दूसरा स्टेज जहाँ पशुपालन तथा ग्रास जीवन काल। कहते हैं समय के साथ आदिम मानव ने अपने लाभ के लिए पशुपालना करना सीख लिया। यानी पशुपालना सीखना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। आरंभ में उन्होंने सामान्यतः दूध देने वाले गाय बैल जानवरों की मांस प्राप्त के लिए पालतू बनाया गया। यानी देखा जाए तो दूध के लिए उन्होंने गाय को जो है अपना पालतू बना लिया और बैल और जानवरों को जो है मांस प्राप्त करने के लिए पालतू बनाया गया, तथा धीरे धीरे पालतू जानवरों की संख्या झुंड बढ़ती गई। कहते पूर्व के मानवों में पशु पालन द्वारा ही समूह अथवा समुदाय की उत्पत्ति हुई होगी, जिससे मानव अपनी तथा पशुधन की जंगली जानवरों की रक्षा कर सके। परंतु अभी भी वह खानाबदोश जीवन की भी व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं के लिए पानी, भोजन तथा पशुओं के लिए चारा आदि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है विचरण करना ही पड़ता था। यानी कहा जाए तो ये पूरी तरह से जो है खानाबदोश हुआ करते थे, क्योंकि वो एक जगह रह के अपना जीवन यापन नहीं करते थे, यानी घुमंतरू टाइप थे। तो ये बात जो था उनका पशुपालन ने बहुत काफ़ी जो है उनकी जीवन शैली को सुधार के रख दिया था। उसके पश्चात था बागवानी तथा कृषि काल। कहते हैं भोजन के लिए बाग स्थिति बागवानी आरंभ करने का व्यवस्था ने मानव के पशुपालन कौशल तथा प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र के जैव घटकों के नियंत्रण करने की क्षमता को एक प्राथमिकता दी। बागवानी तथा पेड़ पौधे लगाने के साथ ही जो है पुरातन कृषि प्रणाली प्रारंभ हुई तथा खानाबदोश यानी ब्राह्मणशील जो है मानवों ने स्थायी व्यवस्थित जीवन आरंभ कर दिया। खाद्य फसलों की खेती के फलस्वरूप सामाजिक समूह संगठनों की रचना हुई। अब मानव ने जल तथा जो है उपजाऊ भूमि की उपलब्धता के कारण नदी घाटियों में स्थिति के रूप में रहना आरंभ कर दिया। यानी देखा जाए तो बागवानी ने उनके काफ़ी मानने में उनका जीवन को जो है काफ़ी बदल भी दिया, क्योंकि पहले वो घूम घूम के अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन अब जो है मानव ने जल तथा उपजाऊ भूमि की उपलब्धता के कारण नदी घाटों में स्थायी रूप से रहना आरंभ कर दिया, जिसे हम नदी घाटी सभ्यता भी कहा गया। यानी इन्हीं कारणों से इनको जो है नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनको पता था कि नदी के किनारे जो है उनके हर तरह की व्यवस्था जो है पूरा हो भी जाती है। कहते हैं आज के समय में भी अगर कहते हैं अगर आपको शहर ढूंढना है, अगर आप कहीं भटक गए हो तो नदी किनारे आप चलते जाइए, आपको कोई ना कोई शहर जरूर मिल जाएगा। यानी क्योंकि आप देखोगे कि कोई भी शहर जो है नदी किनारे ही बसा हुआ होता है। इसका कारण साफ है कि नदी से हमें कई प्रकार की जो है आवश्यकताएँ पूरी हो जाती है। इससे हमें पानी तो प्राप्त होती है, हमें सी फूड भी मिल जाती है और कृषि करने के लिए पानी की उपलब्धता भी मिल जाती है, और पीने के लिए, अपना घरेलू कार्य करने के लिए। तो इसलिए जो है आज जहाँ भी देखोगे जीवन जो है नदियों किनारे ही बसा हुआ है, इसलिए उनको जो है नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। यहीं से मानव द्वारा अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण के संसाधनों को उन्नत खेती द्वारा परिवर्तन करना आरंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप मानव आबादी में धीरे धीरे वृद्धि शुरू हुई। इसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए जंगलों की कटाई होने लग गई। समय के साथ मनुष्य ने गृह निर्माण
कर, नगरों तथा शहरों की स्थापना कर, सड़क तथा पुल बनाकर अपने स्वयं की जो है संस्कृति वातावरण की रचना किया। यानी जैसे जैसे इंसानों के अंदर बुद्धि बढ़ती चली गई वैसे वैसे इंसानों ने अपने परिवेश को बदल लिया। कहते हैं पहले गृह का निर्माण करवाया गया, फिर शहरों की निर्माण हुई, फिर नगरों, यानी हर तरह के जो है उनके लिए व्यवस्था किया। इवन कि सड़क पुल बनाकर भी अपनी जो है वातावरण को लिए कार्य करने के लिए उन्होंने अपना रूप ढंग दिया। उसके पश्चात चौथी पॉइंट देखें तो इसमें यही साफ शब्दों में बताया गया है कि विज्ञान, तकनीकी और औद्योगिकरण काल, यानी 19वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति के विकास तथा विज्ञान के प्रादुर्भाव और प्रकृत तकनीकों के विकास के परिणाम स्वरूप मानव एवं उनके प्राकृतिक वातावरण के बीच मैत्री संबंध में कटुता बढ़ी। कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण पर आधुनिक तकनीक का प्रभाव अत्यंत जटिल एवं विवादशय था। अंततः उन्नत प्रौद्योगिक और तथा वैज्ञानिक तकनीकों के कारण प्राकृतिक वातावरण का जो है असंतुलित दोहन आरंभ हो गया, जिसके कारण अधिकांशतः पर्यावरण की ही वह समस्या उत्पन्न हुई जो इन दिनों दिखाई पड़ती है। यानी कहते हैं धीरे धीरे इंसानों ने अपने आप को जो संतुलित तो कर लिया, लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण जो था असंतुलित हो गया, जिसका हम खमियाजा आज जो है भोग ही रहे हैं। आदि मानव काल से लेकर आज तक मानव ने प्राकृतिक उपासना विभिन्न रूपों में की है। पेड़ पौधे, जानवर, नदियाँ, पर्वत आदि का, यानी उपासना इन्होंने हर एक रूप में किया है। चाहे आदि मानव काल था जो है आज के जो है सभ्य मानव हो, प्राकृतिक उपासना अनेक समुदाय में अत्यंत पवित्र माना जाता है और अनेकों ऐसे समुदाय हैं जिनमें प्रकृति के प्रति असीम आदर है। भारत में राजस्थान के बिश्नोई ऐसे समुदाय में से एक है। भारतीय परंपराओं में प्रकृति एवं मनुष्य जीवन संभरण तंत्र के अभिन्न अंग माना गया है। कहते हैं हवा, पानी, भूमि, वनस्पति तथा प्राणी समूह में ये पांचों परंपर संबंधित तथा जो है अनुमिश्रित भी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जीव मंडल तथा सामाजिक मंडल। आखिर जीव मंडल तथा सामाजिक मंडल क्या है? कहते हैं जीव मंडल एक जीवन जो है संभरण परत है जो पृथ्वी के घेरे रहती है। इसी के द्वारा बिना किसी रक्षात्मक उपाय के पृथ्वी पर वनस्पति तथा जीव जंतुओं का जो है जीवन संभव हो पाता है। इसमें सभी जीवित सजीव घटक, ऊर्जा घटक तथा इसमें जो है निर्जीव घटक शामिल होती हैं। यानी देखा जाए तो जीवित सजीव घटक, ऊर्जा घटक और जो है निर्जीव घटक इसके अंतर्गत ही आते हैं। कहते हैं सजीव प्राणी तथा भौतिक वातावरण के मध्य जो है जीवित प्राणियों के बीच भी सदैव आपस में अंतक्रियाएं होती ही रहती है। जीव मंडल की औसतन गहराई जो है 30 किलोमीटर होती है, जिसमें जल, मिट्टी तथा चट्टान शामिल होता है। जीव मंडल की ऊपरी सीमा जो है ऑक्सीजन से बना हुआ है और अंदरता तापमान की उपलब्धता तथा ऊंचाई के साथ वायु दाब के कम होने से आंकी जा सकती है, क्योंकि इसी से जो है जीव मंडल की जो है परी सीमा निर्धारित होती है। जीव मंडल की निचली सीमा हवा तथा प्रकाश की उपलब्धता से निर्धारित होती है। कहते हैं जो जीवन को संभव भी बनाती है, क्योंकि कहते हैं जीव मंडल ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना गया है। यानी जीव मंडल के वजह से ही जो है जीवन का संभावना यहाँ पर बनी है। अंततः जीव मंडल की गहराई भूमि पर किसी वृक्ष की जमीन के नीचे सबसे गहरी जड़ तक है। यह उस गहराई तक है जहाँ तक बिलवासी जंतु रहते हैं, अथवा कहते हैं उस गहराई तक है जहाँ उद्गम मूल यानी आधार शोल चट्टाने हैं। जीव मंडल का प्रसार कहते हैं सागर के नीचे काफ़ी गहराई तक है। कहते हैं जीवन का अस्तित्व महासागर में तथा गहरे समुद्र की सतह पर 9000 मीटर की गहराई तक देखी जा सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सामाजिक मंडल। सामाजिक मंडल का क्या अर्थ है? कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसमें समूह के साथ रहने की नैसर्गिकता प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक जो है अभिव्यक्तिशील है। अंततः उसका आचरण अन्य मनुष्य से संबंध में रहता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन के प्रति रवैया तथा मूल्य प्राणियों के निर्धारण उस समूह के आकार एवं गुण के अनुसार ही होता है जिसे वह संबंध रहता है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना ही इसका गुण है। कहते हैं मनुष्य समाज में रह के ही अपना जीवन यापन करता है। किसी निश्चित क्षेत्र में साथ में रहने वाले व्यक्तियों के समूह एक समुदाय का निर्माण करते हैं। यह जातियों की एक संरचना होती है, यानी ये निश्चित जगहों पर रह के अपना जीवन यापन करते हैं और आस पड़ोस का निर्माण भी करते हैं। अंततः समुदाय पारिस्थितिक तंत्र के जो है जैव घटकों द्वारा निर्मित होते हैं। समय के साथ प्रत्येक समुदाय के प्रजातियों ने अपने लिए एक विशेष स्थान
बनाया है। समुदाय जो है सनैतिक नहीं होती है, बल्कि ये गतिशील होता है तथा समय एवं स्थान के अनुसार परिवर्तन होता ही रहता है। किसी समुदाय की अपनी संरचना, बनावट तथा प्रगतिशील इतिहास होती है। पर्यावरण तथा समाज परस्पर संबंधित एवं अनुमिश्रित होती है। विभिन्न जो है सामाजिक समूह तथा सामाजिक संरचनाएं जैसे औद्योगिक, कृषि, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सौंदर्य शास्त्र इत्यादि की उत्पत्ति एक विकास मानव सभ्यता के विकास के दौरान विभिन्न चरणों में हुआ है। यानी कहा जा सकता है कि मानव ने अपने आप जो है धीरे धीरे संरचनाओं का जो है विकास किया है, चाहे वो कृषि में हो, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे औद्योगिक में हो, चाहे संस्कृति में, चाहे धार्मिक में हो। इनका विकास एक साथ नहीं हुआ है, चरण वाइज हुआ है। तो इसका मतलब है कि इनके उत्पत्ति तथा विकास मानव सभ्यता के विकास के दौर से विभिन्न चरणों में हो सका है। कहते हैं ये सामाजिक संरचना मानव के संग्रहित संस्कृति संसाधनों के परिचालक हैं, जो मूल रूप से प्राकृतिक वातावरण पर आधारित होते हैं। पर्यावरण में समय के साथ निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है, जिसका कारण है जलवायु तथा भू आकृति में परिवर्तन। यानी देखा जाए तो जलवायु और भू आकृति में जो परिवर्तन हुआ है, इसी वजह से जो निरंतर परिवर्तन को देखने को मिल सकता है। समुदाय के अंदर प्रजातियों की गतिशीलता सदैव देखने को मिला है। इन प्रभावों के कारण विद्यमान समुदाय के प्रभुत्व में विशिष्ट परिवर्तन भी हुआ है और मानव व्यवहार भौगोलिक वातावरण के अनुसार अपनी विशिष्ट सामाजिक संगठन भी बनी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है मानव समाज पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, मानव समाज पर पर्यावरण का प्रभाव, तो मानव समाज पर पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ा। कुछ समय से मानव समाज पर पर्यावरण का प्रभाव अत्यंत चुनौतीपूर्वक प्रकट हो रहा है। विकास के काफ़ी समय से जो है प्राकृतिक संसाधनों के अल्प उपयोग से जोड़ा जा सकता था। इस बात पर कम ध्यान दिया गया कि अपूर्ण दोहन की जो है मनोग्रस्तता का परिणाम अत्यधिक दोहन से हो सकता है। हमने ऐसा समझ लिया था कि प्राकृतिक साधन असीमित मात्रा में है। पर्यावरण प्रकृति में वह सभी भौतिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती है जो पृथ्वी की सतह पर बाहर आंतरिक दोनों रूप में क्रियान्वित होती है। यद्यपि मानव ने प्राकृतिक जो है क्रियाओं के साथ हस्तक्षेप या छेड़छाड़ जो है आरंभशील जीवन के आरंभ होते ही शुरू कर दी थी, परंतु इसकी अत्यधिक रफ्तार औद्योगिक क्रांति के बाद आरंभ हुआ। आधुनिक तकनीक का पर्यावरण पर प्रभाव अनेक रूपों में होता है। अंततः यह जटिल होती है, क्योंकि हमारी प्राकृतिक अवस्था एक प्रक्रिया के परिवर्तन एवं रूपांतरण से जो है पर्यावरण के जैव तथा अजैव घटकों में परिवर्तन की क्रमबद्ध प्रक्रिया होती रहती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं इंसानों ने जो है पर्यावरण की भौतिकता को जो है बिल्कुल ही नष्ट तहस कर दिया है, और इसी छेड़छाड़ की वजह से कहते हैं भ्रमशील जीवन का आरंभ हुआ है। आज हम इस भ्रम में हैं कि हम पर्यावरण हमारे लिए कुछ भी नहीं है और उसका उपयोग भी नहीं है, और उसका दिन दहाड़े जो है हम उनके चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं, जो पर्यावरण में बने हुए हैं उनको हम नष्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इंसान की अस्तित्व बच सकेगा? तो ये जो छेड़छाड़ है जो है भ्रमणशील जीवन के आरंभ होती है, कहते हैं इससे जो है कुछ भी होने वाला नहीं है। आज मनुष्य ने औद्योगिक क्रांति का बेशक रूप धारण कर लिया है कि औद्योगिक युग में है, आधुनिक युग में है, लेकिन इसका प्रभाव आने समय में देखने को अवश्य मिलेगा कि मानव जो है संघर्ष करता हुआ ही सदैव नजर आएगा। आधुनिक तकनीक का पर्यावरण प्रभाव अनेकों रूप में हो रहे हैं तथा अत्यंत जटिल भी होता जा रहा है, क्योंकि हमारी प्राकृतिक अवस्था एक प्रक्रिया के पर्यावरण एवं रूपांतरण से पर्यावरण के जैव तथा जैव घटक परिवर्तन क्रमबद्ध प्रक्रिया होती ही चली जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये देखते हैं कि आधुनिक तकनीकी तथा उन्नतशील विज्ञान के ज्ञान से सुसज्जित मानव पर्यावरण प्रक्रिया को बदलने का एक महत्वपूर्ण कारक हो गया है। इस बात को भी पूर्ण रूप से समझना होगा कि प्राकृतिक के किसी भी एक अवयव जैसे वायु, जल, भूमि, वनस्पति तथा प्राणी की जो है बाधा से प्रकृति में असंतुलन की संभावना बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक प्रक्रियाएं अथवा मानवीय घटक कभी कभी प्राकृतिक वातावरण को बिगाड़ देती है, जो मानव सभ्यता के लिए आपदा का कारण बनती है। कहते हैं मनुष्य के इन्हीं कामों की वजह से जो इन्होंने पर्यावरण को बिल्कुल नष्ट तहस कर दिया है। आए दिन आपको देखने को ये मिल ही सकता है कि भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, चक्रवात बन जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जान माल का काफ़ी नुकसान भी होता है। पर्यावरण संकट मनुष्य के स्वास्थ्य के निम्नलिखित रूप से काफ़ी प्रभावित भी करता है। यानी देखा जाए तो पर्यावरण का जो है हमारे सेहत पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। कहते हैं वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारी का कारण होता है।
जल प्रदूषण के अनंत संबंधी रोग होते हैं और कूड़ा कचरा प्रदूषण रोग वाहक होते हैं तथा बीमारी का भी कारण होते हैं। विषाक्त अपशिष्ट कैंसर तथा तंत्रिका संबंधी बीमारियों का भी कारण हो सकते हैं। यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा होगा जिसमें जल प्रदूषण के पर्यावरण खतरा होता है तथा अनंत संबंधी रोग होते हैं। आप देख सकते हो कि कोई व्यक्ति पानी पी रहा है, कोई व्यक्ति नहा रहा है, कोई व्यक्ति कपड़ा धो रहा है, कोई व्यक्ति जानवरों को नहा रहा है, कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं ये सारी चीज़ें जो है हमारे देश में आम देखने को मिल जाते हैं, यानी उसी पानी से हर व्यक्तियों ने हर तरह का जो है क्रियाकलाप किया है। तो ये कई तरह का बीमारी का सुचालक भी बन जाता है। कई तरह का बीमारी हो जाना ये मनुष्य में स्वाभाविक बात बन गई है। आज हम जो आधुनिक युग के आड़ ले रखे हैं उसमें हमें हर चीज़ जो है केमिकल युक्त पीना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। हम कहते हैं कि हम आधुनिक युग में बहुत कुछ कर लिए हैं, हमने जो है तंत्र मशीन का निर्माण कर लिया है, लेकिन हमें ये नहीं समझ है कि ये सारी चीज़ें हमारे आने वाला जीवन के लिए बहुत ही दुखदायक और कष्टदायक साबित होगा। इसलिए शिक्षा के द्वारा पर्यावरण के प्रभावों की अति जागरूकता अवश्य जगाई जानी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य पर्यावरण मानव समाज के लिए अमूल्य है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कि शिक्षा ही ऐसा साधन है जिसके वजह से कारण हम दूसरे व्यक्तियों को जगा भी सकते हैं, लेकिन ये शिक्षा कैसे उन तक पहुँचेगी, ये बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। आज सही बातें, सही रूल रेगुलेशन बच्चों तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। इसे निर्माण स्टडी सेंटर हमेशा जो है बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा विचार के साथ जो है रखने की कोशिश किया जाता है, लेकिन आप लोगों की इग्नोरेंस की वजह से क्या हो रहा है कि ये वीडियो उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैंने कई बार आपको कहा कि जितना हो सके इस वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे अगर आपके कॉन्टैक्ट में 50 बच्चे होंगे या 50 व्यक्ति होंगे, उनमें से कोई ना कोई जो है इस टॉपिक के लिए जो है काफ़ी ललायत भी होगा, उसको चाहिए भी होगा, तो आपके थ्रू जो है ये टॉपिक उनको मिल जाएगा। तो ये करना आपका फ़र्ज़ भी बन जाता है, दायित्व भी बन जाता है, क्योंकि जितना आप तिरपान स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा उतना आपके लिए सिलेबस भी आपको इसमें मिलता जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ एक क्लास के बच्चों के लिए इसमें नहीं है, ये 8th से लेके आपको MA तक के बच्चों के लिए हर चीज़ आपको उपलब्ध है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप रिसर्च करके भी देख सकती हो। इसलिए सोचना नहीं है दोस्तों, जितना हो सके शेयर करना है और जितना हो सके आपने क्या करना है, अपने मोबाइल में उसको सेव भी करना है, क्योंकि सेव करने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना होगा। अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और शायद जो अगला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आप उससे मिस भी हो जाओगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है 1st ईयर से लेकर 6th सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।